माफियाओं के साथ इनके संपर्क, खनन वालों के साथ इनके संपर्क, क्योंकि इन्हीं के लोग बैठे हैं ना, वो इनडायरेक्ट रूप से इनके पास पैसा पहुंचता है। देखो हमारे पास एक नहीं कितने आते हैं, कितने आते हैं। राष्ट्रीय पार्टी ने कितने प्रलोभन दिए हैं। 2100 रुपए के स्टाम्प पेपर में जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी अल्मोड़ा को एक ज्ञापन देके आया हूं, जिसमें मैंने साफ और शुद्ध अक्षरों में लिखा है दीपांशु जी कि मैं भानु प्रकाश जोशी पुत्र श्री जनार्दन जोशी उम्र 35 अब पूर्ण होशोहवास में ये शपथ लेता हूं, यदि विधानसभा अल्मोड़ा की जनता मुझे मनोनीत करके अपना विधायक चुनती है तो जो मुझे लाखों रुपया तनख्वाह के रूप में मिलेगा, जो मुझे लाखों रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा, वो पैसा भानु जोशी को न दिया जाए। ये सियासत है और सियासत में आज हम पहुंचे हुए हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा संस्कृति के लिए फेमस है और जगह जगह की रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक कमाल की बात है कि जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड बनाने में जिस दल का एक महत्वपूर्ण योगदान था, जी हाँ, मैं उत्तराखंड क्रांतीय दल की बात कर रहा हूँ, उसी के एक जाने पहचाने नाम जो कि अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, वो मेरे साथ आज मौजूद हैं, भानु जोशी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, और सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको सादर प्रणाम मेरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भानु जी जाने जाते हैं अपनी बोली के कारण, भानु जी जाने जाते हैं अपनी बातों के कारण, और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ये आप सभी को मालूम होगा जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं। तो जब ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हमारे बीच पे होता है तो हमारे सवाल भी ज़मीन से जुड़े होते हैं। उत्तराखंड बना सर 2000 में, आज 2022 है। अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि क्या बदला हमारे उत्तराखंड में, तो आपका जवाब क्या होगा? सर हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। नेताओं की जहाँ पेंशन तनख्वाहें उनको नहीं मिला करती थी, आज लाखों रुपया उनको मिल रहा है, ये बदलाव बहुत हुआ है। बाकी प्रतिदिन उत्तराखंड पिछड़ा हुआ है, ये एक सबसे बड़ा बदलाव। अगर चंद शब्दों की बात की आपने, मैंने चंद शब्दों में बताया कि हमारे धरातल पर तो हम प्रतिदिन पिछड़ते गए। जब से हमारा उत्तराखंड अलग राज्य का दर्जा हमें मिला है, उत्तर प्रदेश की हलक से उत्तराखंड क्रांति दल ने ये उत्तराखंड छीना है, ये हमें खैरात में नहीं मिला। ये उत्तराखंड छीन के हमने, यहाँ उत्तराखंड के सियासतदारों ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और उत्तराखंड में खरीद फरोख्त करके अपना परचम लहराया, और उसके बावजूद उत्तराखंड को लूट खसोट कर उत्तराखंड को आज इस मझधार पर खड़ा कर दिया। बेरोजगारी, अस्पतालों की हालत देखिए, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, रोजगार खत्म है, शिक्षा की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। ऐसी व्यवस्था होगी कि स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे बदहाल हो चुके हैं स्कूलों की हालत। आप हमारे यहाँ पर टूरिज्म के लिए हमारा उत्तराखंड जाना जाता था, टूरिज्म सेक्टर में बिल्कुल खत्म हो चुका है हर एंगल से। केम्बियन, जेम्बियन, हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत में लाखों करोड़ों रुपया उन गेस्ट हाउसों के अंतर्गत में लगाया गया, और देखिए उनकी हालत देखिए, आज जर्जर हालत में पड़ी है। तो ये विकास हुआ है हमारे उत्तराखंड का, विकास हुआ है। सवाल क्या है कि नेताओं की जेब भरी, उन्होंने कहा, और सरकार की जेब भरी, और जो हमारे लोग हैं वो ऐसे ही रहे जैसे थे। अब मुद्दे पे आते हैं। हमारे पहाड़ों पे कहा जाता है कि जो ठेकेदार हैं वो नेता हैं या नेता ठेकेदार हैं। ये सवाल उलझा सा है थोड़ा, आप बताएंगे? मैं नेता ठेकेदार बन गया, ठेकेदार नेता बन गया? साहब आज के दिन की कंडीशन तो ऐसा है कि नेता ही ठेकेदार है। अच्छा। आपको मैं उदाहरण के लिए, अपने अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत में ही हमारे बहुत नज़दीकी विधानसभाएं हैं, आप उनके अंदर देखिए कि विधायकों ने अपनी ट्रस्ट सोसाइटीज बना के और अपने ठेकेदार के लाइसेंस बना के ए क्लास बी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर वो उनके अपने खुद ही वो हैं, तो आज उनके ऑनरियम उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करके करोड़ों के काम कर रहे हैं। अपनी विधायक निधि के काम खुद अपनी कंपनी को देके और खुद ही यहाँ पर बांध का निर्माण कर रहे हैं। आपके विभिन्न प्रकार के स्कूलों के, अगर कहीं स्कूलों में स्कूलों के कमरे बनने के लिए भी अगर कहीं पर पैसा आ रहा है, एक रूम बन रहा है स्कूल के अंतर्गत में, वो विधायक जी खुद ही अपने परिवार के माध्यम से करवा रहे हैं। तो ये कंडीशन हो चुकी है आज के दिन में। ठीक, नेता और जनता का सवाल हुआ। अब मैं आता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल में। लोगों ने भी बहुत सोच समझकर उत्तराखंड
क्रांतीय दल को 2002 के चुनाव में जो है एक अच्छा मत दिया था, क्यों नहीं संभाल पाई उत्तराखंड क्रांति दल उसको अपने पास? क्यों अपने विधायकों को बिकने को मजबूर, आपके विधायक क्यों बिक गए? आपके लोग क्यों दूसरी पार्टी पे चले गए? ऐसा क्या कारण था कि उन्हें आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा? बिल्कुल दीपांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए ना, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में समाहित था, तब उत्तराखंड की लड़ाई किन लोगों ने लड़ी? यहाँ के पहाड़ी लोगों ने लड़ी। क्या उत्तराखंड और बैनर किसका लिया? उत्तराखंड क्रांति दल का लिया। तो उत्तराखंड क्रांति दल के अंतर्गत में नेता कौन उठेगा? पहाड़ का गरीब जो मजदूर आदमी है, वही थोड़ा उठ के ऊपर उठा, उसने अपनी क्रांति की लड़ाई लड़ी। पहाड़ के लोगों ने ही क्रांति की लड़ाई लड़ी ना, उत्तराखंड को अलग राज्य की लड़ाई पहाड़ के लोगों ने लड़ी। उसमें कहीं पर कोई नेता तो थे ही नहीं, कहीं पर से कहीं पर था। तो पहाड़ के लोगों में ही जो कुछ लोग ऊपर के लीडरशिप जिनके पास आई, लीडरशिप जैसे ही उनका लीडर बनने का समय आया, तो राष्ट्रीय पार्टियों ने क्या किया? उन्हीं पहाड़ के उन गरीब लोगों को खरीद फरोख्त कर अपने साथ मिला लिया। अब पहाड़ का तो जरूरतमंद था, उसके पास ना पैसा है ना खाने के लिए कुछ था, भाई उसकी कंडीशन उसकी बहुत बदहाल है ना, पहाड़ के गरीब आदमी की। और गरीब आदमी को अगर थोड़ा बहुत भी लॉलीपॉप अगर कहीं पर दिया जाता है तो बेचारा चले जाता है, उसकी तो मजबूरी है। आज भी देखो ना, आज क्या है? आपको मैं एक चीज मैं आपसे पूछना, आपके माध्यम से दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं, आज क्या है? आज वर्तमान समय में भाई राजनीति आप कर रहे हैं तो आप करोड़ों रुपया क्यों बहा रहे हैं? आप शराब क्यों बांट रहे हैं? आप 500-500 हजार रुपए में वोट क्यों खरीद रहे हैं? अगर भाई आप राजनीति का मतलब क्या होता है? हम अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, परंतु प्रतिनिधि का चुनाव कहां पर? यहां तो वोट खरीदे जा रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड के आज के दिन में यह हालत है। आप चाहे राष्ट्रीय पार्टियों को आप देख लीजिए, चाहे बीजेपी को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, तो इनका मोटो क्या है? भाई लोगों के वोटों को खरीदो और अपना राज करो। और राज भी कैसे करो? भाई इन्होंने अगर 1 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा के अंदर खर्च भी कर दिया तो इनको इन कैश में हजारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। आपके पास आया था कोई लॉलीपॉप लेके हमारे पार्टी पर आ जाओ? देखो हमारे पास एक नहीं, कितने आते हैं। अच्छा, कितने आते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों ने कितने प्रलोभन दिए हैं। उसके बावजूद भी भाई हमारा एक ही मानना है कि भाई हम अपनी उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक शिक्षक आदमी हूं। शिक्षक आदमी का दीपांशु एक कर्तव्य होता है समाज को एक राह दिखाना। भाई मैं आज के दिन में वही राह दिखा रहा हूं। मैं एक पहल की है, और पूरे 70 साल के इतिहास में पूरे भारतवर्ष में ये पहली पहल है। वो पहल है कि भाई जहां एक और आपने न्यू पेंशन योजना का हवाला देके हमारे भारतवासियों का, हमारे उत्तराखंड वासियों का पेंशन, जो उनको ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती थी, वो तो खत्म कर दी। और वहीं आपने अभी गैरसैंण में सत्र चला, भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण में अपना सत्र चलाया, 124 गुना अपनी तनख्वाह पेंशन बढ़वा दी। भाई ये आपने कहां का न्याय किया? तो ये परिपाटी आपने, और पैसा कहां से आया? भाई आपने तनख्वाह पेंशन तो बढ़ा दी, पैसा कहां से आएगा? भाई सरकारी कोष में पैसा कहां से आता है? जो हम टूथपेस्ट करते हैं सुबह, वहां से हम टैक्स देना शुरू करते हैं। हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों का हम टैक्स देते हैं, और उस टैक्स का पैसा हम सरकारी कोष में हमारे इकट्ठा होता है। और वो पैसा हम टैक्स क्यों देते हैं? कि भाई हमारे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त होगी, रोजगार के अवसर दुरुस्त होंगे, और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त होंगी। परंतु यहां क्या होता है? यहां तो बस एक चीज चलती है। यहां उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों का एक ही उत्तराखंड, उनके लिए क्या मोहरा है? उन्होंने कहा उत्तराखंड फतह कर लिया, मध्य प्रदेश की तैयारी करो। तो मध्य प्रदेश का क्या मतलब, क्या हुआ कि अब उत्तराखंड के लोगों का जो खून पसीने का पैसा है, उसे पूरा साफ करके मध्य प्रदेश के लोगों को खरीदने में खर्च कर दो। यह टेंडेंसी राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के अंतर्गत में कर रही है। और विगत 20 वर्षों में आप देखिए, प्रतिदिन हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम आए दिन, हर एक दिन हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। देखियो कैसे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था, अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल डॉक्टरों से भरा रहता था। आप पूछ लीजिए किसी से भी, डॉक्टरों से भरा रहता था। परंतु उत्तराखंड अलग होने के बाद आज वहां डॉक्टर नहीं है। रेफर सेंटर बना के रखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डॉक्टरों से लबालब भरे रहता था उत्तर प्रदेश में जब था। हमने ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि यहां डॉक्टर खाली हो जाएंगे। हम उत्तराखंड क्रांति दल ने 42 लोगों की शहादत दे रखी है उस उत्तराखंड को बनाने के लिए। रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर कांड, आपका मसूरी कांड, ये नहीं भूले, खटीमा कांड नहीं भूला है आदमी आज भी। हमने शहादत दे रखी है, उत्तराखंड क्रांति दल ने शहादत दे रखी है। इसलिए दे रखी है कि भाई हमारी विजन था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा तो यहाँ पर रोजगार के अवसर बनेंगे, टूरिज्म को मौका मिलेगा।
यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त होंगी, परंतु इन 20 वर्षों में 21 वर्षों में हमारा उत्तराखंड जीर्ण शीर्ण हालत हो गए अस्पतालों के। शिक्षा के मंदिर विद्यालय जो हैं हमारे शिक्षक विहीन हो चुके हैं, शिक्षक नहीं है। आए दिन जद्दोजहद ग्रामवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं शिक्षकों की लड़ाई। और रोजगार के तो हालत दीपांशु जी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। नवयुवक बेरोजगार पड़ा है, बैंकों की लाइन में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उसको बैंक भी लोन नहीं देता, क्योंकि जिसकी सरकार नहीं हुई उसका कौन होगा। बस सरकार नहीं है, सरकार ने उनको रोजगार से नहीं जोड़ा तो बैंक देगा, एक प्राइवेट इंडस्ट्री देगी उनको लोन, तो वो भी उनको दुत्कारती है। बेरोजगारी किस चरम पर पहुंच गई है उत्तराखंड की, ये हमारी सरकारें भी अच्छे से जानती हैं। 2 सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल पूछूंगा, अगर जनता का जो मन है, जो हमने पब्लिक सर्वे किया, हल्का सा आपका नाम सुनाई दिया कि भैया जो है इस बार सीट निकाल सकते हैं, भानु जी जो है वो सीट निकाल सकते हैं। अब क्या है कि जो हमारे राष्ट्रीय पार्टियों नजर पे आप पर है, इस बार अगर आपके पास वो आते हैं कि भैया ये सीट निकलती हुई दिख रही है और भानु जी के पास जो है हमारे तरफ आ जाओ, हमारी तरफ से चुनाव लड़ लो, सरकार में बैठने का मौका मिलेगा, ऐसा ऑफर आता है तो जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा साहब। विपक्ष में रह के बैठ के अपने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ूंगा, मगर इनके साथ खड़े नहीं होऊंगा, क्योंकि इनके साथ खड़े होने का मतलब भ्रष्टाचार में विलीन हो जाना। इनके साथ खड़े नहीं होऊंगा। आज मैंने एक पहल की है, एक नई पहल की है दीपांशु जी, मैंने पहल की है 2100 रुपए के। मैं तो चैलेंज भी करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं अपने पूरे भारत के उन नेताओं को, उन भ्रष्ट नेताओं को चैलेंज करता हूं कि वो जो मैं करके आया हूं करके दिखा दें। मैं कह रहा हूं, मैं अपना त्याग पत्र देके उनके झंडा उठाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं उठाता हूं उनका झंडा, वो करके दिखाते। मैं करके आया हूं 2100 रुपए के स्टाम्प पेपर में जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी अल्मोड़ा को एक ज्ञापन देके आया हूं, जिसमें मैंने साफ और शुद्ध अक्षरों में लिखा है दीपांशु जी कि मैं भानु प्रकाश जोशी, पुत्र श्री जनार्दन जोशी, उम्र 35, अब पूर्ण होशोहवास में यह शपथ लेता हूं, यदि विधानसभा अल्मोड़ा की जनता मुझे मनोनीत करके अपना विधायक चुनती है तो जो मुझे लाखों रुपया तनख्वाह के रूप में मिलेगा, जो मुझे लाखों रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा, वो पैसा भानु जोशी को न दिया जाए। वो पैसा मेरे विधानसभा की जो गरीब जनता है, जिनके मकान जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उनके मकानों को जीर्णोद्धार में वो पैसा खर्च हो, जो मकान टूट चुके हैं उनकी मरम्मत में वो पैसा खर्च हो। वो पैसा मेरे विधानसभा का जो बेरोजगार नवयुवक आए दिन बैंकों की लाइन में लोन के इंतजार में खड़ा है, उसको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वो पैसा खर्च हो। वो पैसा मेरी विधानसभा की वो गरीब बेटियां जो तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं, जो बाल विवाह का शिकार हो रही हैं, जो दहेज प्रथा का शिकार हो रही हैं, उन बेटियों की विवाह करने में वो पैसा, उनको तकनीकी शिक्षा देने में वो पैसा खर्च हो। उस पैसे के लिए मैं भानु प्रकाश जोशी और मेरे परिवार का भविष्य में कोई भी सदस्य अगर उस पैसे के लिए क्लेम करता है तो हमारे खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई हो। यह लिखित शपथ पत्र मैंने जिलाधिकारी महोदय को दे रखा है और मैं चैलेंज करता हूं, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको अभी यहीं पर दिखाता हूं। मैं चैलेंज करता हूं अपने उत्तराखंड के लीडरों को भी और अपने भारतवर्ष के लीडरों को भी। पूरे 70 साल के इतिहास में पहला व्यक्ति हूं जिसने यह साहस किया है। क्यों किया है इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर वो लाखों करोड़ रुपया अगर मेरे विधानसभा का जो तनख्वाह में बर्बाद हो रहा है, अगर वो पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं पर मेरे गांव में भी, मेरे घर में भी कभी ना कभी उससे विकास होगा। मेरी एक टेंडेंसी, मेरी एक सोच ही है। उस सोच पर मैं अपने उन जनप्रतिनिधियों से भी सवाल करना चाहता हूं जो लाखों रुपया पेंशन के रूप में ले रहे हैं, लाखों रुपया तनख्वाह के रूप में ले रहे हैं। वो जरा ये बताएं, आप तो महलों के निवासी हैं और एक गरीब आदमी गांव में, उसके पास रहने के लिए, सर ढकने के लिए छत नहीं है। क्या आपने कभी उसके सर में उसके घर की छत डालने का प्रयास किया? आत्महत्याएं कर रहे हैं नवयुवक बेरोजगारी के कारण, क्या आपने किसी को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया? दीपांशु जी कोई नहीं करता। परंतु भानु जोशी इस राजनीति की परिभाषा को बदलना चाहता है। भानु जोशी चाहता है कि भाई मैं एक शिक्षक आदमी हूं, मुझे राजनीति की दलदल में उतरने का, मैं राजनीति के इस दलदल में उतरना ही नहीं चाहता था। शायद वो एक सुख संपन्न घर का आदमी कोई नहीं चाहेगा राजनीति की दलदल में जाऊं। परंतु जब हम यही टेंडेंसी, यही सोच, मैंने कहा भाई मैं भी ऐसी सोचूंगा एक शिक्षक होने के नाते, तो हम तो ऐसी दिन प्रतिदिन पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते जाएंगे।
क्या मैं उन जो तनख्वाह और पेंशन खाते हैं, लाखों रुपया पेंशन तनख्वाह के रूप में खाते हैं, क्या मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या वो मेहनत करके नहीं कमा सकते पैसा? जनता का जो खून पसीने का पैसा है, जो टैक्स के रूप में जनता कर रही है, उसको अय्याशियों में क्यों उड़ा रहे हैं? भाई वो जनता के अधिकार का पैसा है, उसको जनता को मिलना चाहिए। ये मेरी पहल है। अच्छी पहल है, और जब पहल अच्छी हो तो उसके बारे में बताना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि आप की इच्छा है कि जो हमारे पास जो सरकारी का जो पैसा हमारे पास आएगा विधायक सांसद बनने के बाद, उसे हम कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ पर प्रयोग करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन को बार बार चिंतित करता है जब मैं उत्तराखंड की देवभूमि की, पहाड़ों की, गाँवों की, कस्बों की बात करता हूँ, कि क्षेत्रीय दल आगे नहीं आ पाया। जितना मत जनता ने आपको दिया था उस मत पे आप खरे नहीं उतर पाए। तो सवाल पूछना लाजमी है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे नेता हैं, आपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, पीछे जो हुआ उसे हम नहीं देख सकते, जो हुआ उसे हम अच्छा कर सकते हैं केवल और केवल। तो आपने अपने पर्सनल लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अभी तक क्या किया? मैंने संगठन के लिए आए दिन अपनी कार्यकारिणी को मजबूत किया है। ग्रामीण लेवल पर, बूथ लेवल पर लोग खड़े कर रखे हैं, बूथों पर खड़े कर रखे हैं लोग। बूथ लेवल पर हमारा आज का सिपाही, हमारा कार्यकर्ता कार्य कर रहा है भाई, उसको हमने मजबूत किया है। और दूसरी बात जहाँ पर तक आपने कही कि भाई आपने आज तक भाई क्षेत्रीय हमें जनता ने दिया था, जनता ने हमें दी थी 4 सीटें दी थी, जनता ने 4 सीटें दी थी। 4 सीटों के बाद हमने कहीं ना कहीं पर प्रयास किए हैं। गैरसैंण में आज जो सत्र चल रहा है, ये सत्र उत्तराखंड क्रांति दल की ही देन है। वो जो 4 सीट हमें जनता ने दी थी, ये उसी की देन है कि जो गैरसैंण में आज ये राष्ट्रीय पार्टियां, मैं शीतकालीन बना दूंगा, मैं ग्रीष्मकालीन बना दूंगा कहते हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल और आदरणीय काशी सिंह एरी जी की ही सोच का नतीजा है। आज गैरसैंण में ये सत्र चल रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल कहता है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाओ। आज भी उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाओ। क्यों कह रहे हैं हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाओ? भाई गैरसैंण स्थायी राजधानी होगी, पहाड़ों का विकास होगा। आज देहरादून में विकास हो रहा है, अगर गैरसैंण में राजधानी बनती है तो क्या पहाड़ों का, कुमाऊं के और गढ़वाल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनका विकास नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। रोडों का चौड़ीकरण होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब यहाँ पर ये जो लाखों रुपया तनख्वाह और पेंशन के रूप में खाने वाले नेता अगर वहाँ निवास करेंगे, इनका निवास स्थान अगर वहाँ बनेगा, तो डेफिनेटली थोड़ा कुछ रोजगार के अवसर भी हमारे नवयुवकों के लिए बढ़ेंगे। तो दीपांशु जी, हमारा मुद्दा, हमने जो जनता ने हमें अपने आशीर्वाद स्वरूप हमको जो 4 सीटें दी थी, हमने प्रयासपूर्व भू कानून के अंतर्गत में जब हमने इतनी लड़ाई लड़के हमने भू कानून को, इन्होंने 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद फरोख्त का इन्होंने लाइसेंस दे रखा था पहले। हमने 750 का लाइसेंस था इनके द्वारा जो आवंटित किया था उत्तराखंड बनने के बाद, हमने उसको 250 करवाया। भाई ये जनता को कभी बताएंगे नहीं। जब हमें 4 सीटें जनता ने दी थी, तो हमने उसको 250 वर्ग फीट पर लेके आए थे। उसके बावजूद हमने खत्म करने की बात कही, जनता ने हमारा साथ छोड़ा, तो इन्होंने खुले माफियाओं को पूरा राज दे दिया। 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी, आदरणीय जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने माफियाओं को खुली छूट दे दी कि भाई आप खरीदो, जितना खरीद सकते हो। उत्तराखंड के अंदर कोई पाबंदी नहीं है आज जमीन खरीदने में। भाई आज यहाँ आपका दिल्ली से आदमी आके आप जितनी मर्जी चाहे उतनी जमीन खरीद सकते हैं। भाई कुछ शर्म तो करनी चाहिए इन सरकारों ने, शर्म आनी चाहिए इनको कि यहीं इन्हीं के पड़ोसी राज्य हिमाचल के अंतर्गत में 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता आदमी, और ये खुली छूट दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद उसमें इन्वॉल्व है। माफियाओं के साथ इनके संपर्क, खनन वालों के साथ इनके संपर्क, क्योंकि इन्हीं के लोग बैठे हैं ना, वो इनडायरेक्ट रूप से इनके पास पैसा पहुंचता है। यही इनका मकसद है। ये उत्तराखंड को बेचना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। भाई इनकी एक मोनोपोली है कि उत्तराखंड को हम लूट लें, और ये चीज कर रहे हैं आज के दिन में, और ये हम होने नहीं देंगे। ये रही उत्तराखंड की बात। अल्मोड़ा विधानसभा पे आता हूँ। आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के चुनाव हुए, यहाँ से रघुनाथ सिंह चौहान विजयी हुए, विधानसभा उपाध्यक्ष होना बनाया गया। अल्मोड़ा में क्या बदला 2017 के बाद? ये तो चौहान जी बेहतर बता सकते हैं। आपकी नज़र में क्या बदला? आप कार्यकर्ता हैं, विपक्ष का लगातार यहाँ पर देखते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये जनता जानती है क्या बदला है। काम में क्या बदला? भाई हमें तो कोई ऐसा नजर नहीं आया। वर्षों से मेडिकल कॉलेज लंबित पड़ा है,
आज भी लंबित पड़ा है। पानी की जद्दोजहद अल्मोड़ा में 20 वर्ष उस पहले भी थी, आज भी है। यहाँ पर गांव के अंतर्गत में रास्ते सड़कें पहले भी टूटी थी, आज भी टूटी हैं। किसी ने कुछ नहीं किया दीपांशु जी। बात सिर्फ चौहान जी की नहीं है, दूसरे भी जो आए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहां पर सिर्फ मैं कहता रहा हूं, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि उनकी तनख्वाह कितनी बन रही है। वो ट्रेजरी ऑफिस में पहुंच जाएंगे, उनकी तनख्वाह कितनी मिल रही है, आई नहीं आई, वो देखने के लिए वो 10 राउंड एटीएम के जरूर मार लेते हैं। वो बैंक के चक्कर 10 राउंड लगाएंगे तो पेंशन आई नहीं आई करके। वो जनता की सुध अगर लेने वाले होते तो हमारे पहाड़ आज अल्मोड़ा की कंडीशन ऐसी नहीं होती साहब। मैं कहता रहा हूं, बेस अस्पताल रेफर सेंटर बन चुके हैं। यहां से रेफर नहीं होता हमारा पहाड़ का आदमी, उसको यहीं इलाज मिलता, उसको रेफर कर दिया जाता है किसका, और वो भवाली कोई भीमताल पर कोई भवाली पर दम तोड़ देता है क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाता है। आधी आबादी तो ये ऐसी कम करने में लगे, यार डॉक्टर नहीं भेजते हैं तो यहाँ का आदमी को उसको इलाज नहीं मिलेगा, वो ऐसे चले जाएगा। एजुकेशन की बात करता हूँ जी, आप उस डिपार्टमेंट से आते हैं जी, उससे अच्छी तरह समझ सकते हैं जी। आप बनते हैं इस क्षेत्र के विधायक, तो सरकारी स्कूलों को कैसे आप देखेंगे, कैसे आपके पास ही कोई सोच है कि आप उन्हें बदल पाएँ, उनकी स्थिति को सही कर पाएँ? देखिए, मैं अपने घोषणा पत्र को ही आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। मेरा घोषणा पत्र ही है, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको जरूर दूंगा दीपांशु जी। मैंने आज तक के जितने भी घोषणा पत्र बने वो दिल्ली से बन के आए। इनके आका जो है ना दिल्ली में बैठे हैं, वो घोषणा पत्र को उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसाइड करने वाला दिल्ली में बैठे हैं, तो क्या होंगे हमारे उत्तराखंड की कंडीशन। तो इनके घोषणा पत्र विधानसभा लेवल के दिल्ली से बन के आते थे, तो मैंने उस टेंडेंसी को बदलने का प्रयास किया है। मैंने अपना घोषणा पत्र अपने विधानसभा अल्मोड़ा का घोषणा पत्र बना रखा है, जिसमें मेंशन हमने किया है जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे पानी की समस्या से वर्षों से जूझ रहे हैं, उनमें हम पंपिंग योजना से हमको जोड़ेंगे। जिन ग्राम सभाओं में आज भी ऐसे ग्राम सभाएं जहां बिजली नहीं है, अल्मोड़ा विधानसभा में ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहां बिजली नहीं है और जहां पर है तो बिजली के तार झूल रहे हैं, उनमें बिजली पहुंचाना, उनमें हमारा उन बिजली के तारों को सुव्यवस्थित हालत में जोड़ना, वो हमारी प्राथमिकताएं हैं। बेस हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल, अब आपको बहुत बड़ी गहराई वाली बात दीपांशु जी बताएं, मशीनें आप जाएंगे जब जिला अस्पताल और बेस अस्पताल में, वहां मशीनें आपको करोड़ों की मशीनें दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? क्योंकि उसमें कमीशन मिला है। अच्छा, कमीशन मतलब? कमीशन मिल, देखो ना आपने, मैं यही चीज तो कह रहा हूं, इसी में तो हमारा पहाड़ उजड़ गया। इसमें क्या होता है, इन्होंने 5 करोड़ की एक मशीन लगा दी भाई देवे, अपनी निधि से ही लगा दी, या आपने एक सरकार से बजट लेके जैसे भी करवाई यहां पर लगवा दी, तो 20% कमीशन इनके खाते में सीधा चले गया। 5 करोड़ का 20% आप निकाल लीजिए क्या होता है। कमीशन के लिए मशीनें तो उन्होंने लगवा दी, परंतु अब टेक्नीशियन को तनख्वाह देनी पड़ेगी करके मशीनें वर्षों से जंग खा रही हैं इन अस्पतालों में। मेरी प्राथमिकता रहेंगी उन मशीनों में टेक्नीशियन लेके आऊं, उनको सुचारू रूप से संचालित कराऊं, ताकि मेरे पहाड़ का आदमी को इलाज अल्मोड़ा में मिल जाए। मेरे पहाड़ के लोगों को, मेरे पहाड़ की जो भोली भाली जनता है जिसको 21 साल से बेवकूफ़ बनाते हुए हैं, उसको इलाज दे सकूं अल्मोड़ा में। ये मेरी सोच है। आप इतने हमारे, आप सीएससी सेंटरों में भी, ये सीएससी सेंटर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर भी मशीनें हैं, वहां पर भी टेक्नीशियन नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ग्राम सभा का कोई भी नागरिक हो, उसको प्राथमिक चिकित्सालय में ही वहां पर उसको इलाज मिल जाए, पहले वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। मेरी प्राथमिकता रहेंगी वहां पर मैं ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाऊं, आईसीयू सेंटर में वहां पर खुलवाऊं, आईसीयू सेंटर में वहाँ पर खुले और वहाँ पर लोगों को प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सके, जिसके लिए वो आए दिन अल्मोड़ा की ओर को आते हैं या अल्मोड़ा से बाहर की ओर जाते हैं। अब बताइए ना, कितनी बड़ी विडंबना है, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर आईसीयू नहीं है। कितना बड़ा, मतलब आधुनिक युग में बड़ा शर्म की बात है, इतनी बड़ी महामारी आई, यहाँ पर आईसीयू नहीं है। और हमारा मानना है कि भाई आईसीयू हर प्राथमिक चिकित्सालय में होना चाहिए। हमारी दूसरी बात, रोड अल्मोड़ा के आप गए होंगे सड़कों में, अल्मोड़ा आप शहर में देखिए, टैक्सी स्टैंड भी शहर में है। भाई तुमने 20 वर्षों में क्या तुम्हारे पास एक इतना भी वो नहीं था, एक इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग? आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, या आप दिल्ली में देख लीजिए, या आप अदर स्टेट में देख लीजिए, जिन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग आपको हर एक सेगमेंट में मिल जाएगी। भाई तुमने आज तक 20 वर्षों में एक इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग आप नहीं बना पाए।
हमारा मकसद है हम इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग अल्मोड़ा ही नहीं, कोसी, सेराघाट, जहाँ जहाँ पर हमारे टैक्सी स्टैंड हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग बनाए। ये मेरे घोषणा पत्र की एक प्रमुख वो रहेंगे, बिंदु रहेंगे, प्राथमिकताएं रहेंगी। आपके सामने दीपांशु जी बोल रहा हूँ, कल के दिन में ये रिकॉर्डिंग आप भी मुझे सुना सकते हैं कि जोशी जी कहाँ गई इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग। तो ये बनाना उतनी ही रख रहा हूँ घोषणा पत्र में जिन्हें पूरा कर सकूँ। और दूसरी चीज़ें हमारी एकांत रोड है, आप यहीं से कोसी से आप चले जाइए अंदर, खूंट धामस वाली रोड में चले जाइए, या यहाँ पर शेराघाट वाली रोड में चले जाइए, स्ट्रीट लाइटर नहीं लगी हैं कहीं। लाइटों से जोड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी, सीसीटीवी लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे माँ बहनें, जंगली जानवरों का खतरा आए दिन वहाँ पर पड़े रहता है, लाइटें लग जाएंगी, कैमरे लग जाएंगे। तो भाई मैं मानता हूँ कि पूरे रोड में कैमरे लगाना पॉसिबल नहीं है, पर जिन जिन इलाकों में जंगली जानवरों का खतरा रहता है, जहाँ पर एकांत रहता है, वहाँ पर तो हम सीसीटीवी कैमरों से जोड़ सकते थे अपनी विधानसभा को। तो मेरी प्राथमिकता रहेंगी सीसीटीवी कैमरे से वहाँ पर जोड़ सकूँ। रोड आज आधुनिक समय शर्म आती है कहने में, अल्मोड़ा विधानसभा के गांव में आज भी ऐसे लोग हैं, डोली में लेके आते हैं पेशेंट को रोड पर, वो डोली में लाते लाते दम तोड़ चुके होते हैं कितने। उन लोगों को रोड से जोड़ना मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। तो क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर मेरी जो घोषणा पत्र बना रखा है, मैंने क्षेत्रीय मुद्दों पर बना रखा है, उन मुद्दों पर मैं कार्य करूं। ये दीपांशु जी बिल्कुल अंतिम कड़ी पे हैं सवालों के, और जो मुझे समझ आ रहा है जो इनने घोषणा पत्र में कही, अगर भानु जी विधायक बनते हैं तो मैं इन्हीं सवालों को लेके एक बार दोबारा आपके पास आऊँगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, जो आपने मुझे कहा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। साहब आप आएंगे हमारे पास और हम आपको बेखौफ तरीके से जैसे आज जवाब दे रहे हैं, ऐसे आपको हम तब भी जवाब देंगे, और आपको ग्राउंड जीरो पर ले जाके जवाब देंगे। साहब हवाई बात नहीं, एक शिक्षक आदमी बोल रहा है। अगर शिक्षक ने अगर झूठ बोल दिया, फिर नेताओं और शिक्षकों से फिर डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। शिक्षक और नेता में थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए साहब, डिफरेंस तो होना चाहिए ना। एक अंगूठा छाप नेता है, एक पढ़ा लिखा शिक्षक बनता है मेरे हिसाब से। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आज? सर हम वैसे तो जहां तक है कि 70 के 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, और जीत जनता हमें फिर कितनी सीटों पर आशीर्वाद देती है वो आप जनता पर डिपेंड करता है। बदलाव अगर देखो ना, अगर उत्तराखंड का हजारों करोड़ रुपया रोकना है जनता ने, तब तो अब उसके पास क्षेत्रीय पार्टी को मौका देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां तो बेच खा जाएंगी उत्तराखंड को। और उदाहरण के लिए बंगाल जनता के सामने है। भाई बंगाल में किसी लीडर के डर से वोट नहीं किया जनता ने, वहां के दल ने, वहां का क्षेत्रीय दल था, उसने कार्य किए होंगे, तब जाके उसको वहां पर जनता ने बिल्कुल बहुमत से जिता रखा है। और वहीं दिल्ली के शहरी क्षेत्र के लोगों ने तक अपना क्षेत्रीय दल बना रखा है, महाराष्ट्र के शहरी लोगों ने तक क्षेत्रीय दल बना रखा है, पंजाब के शहरी लोगों ने तक अपना क्षेत्रीय दल बना रखा है। बट एक हमारी उत्तराखंड की विडंबना है, जिसने अपनी शहादत दी, जिसने अपना खून पसीना जान जवानी इस उत्तराखंड के लिए न्यौछावर कर दी, पर उसे ही उत्तराखंड की जनता ने मौका नहीं दिया। ये दुर्भाग्य भी है हमारे उत्तराखंड का कहीं ना कहीं पर। चुनाव नज़दीक है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप अच्छा करें हमारे क्षेत्र के लिए और हमारी विधानसभा के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दीपांशु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, उन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है। अल्मोड़ा एक सेंटर का क्षेत्र है जहाँ पर आसपास के लोग पढ़ाई करने आते हैं, आसपास के लोग इलाज करने आते हैं। ये एक ज़िला है जहाँ बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ के बच्चे पढ़ने आते हैं। इन विधानसभाओं पर ज़रूरत है विकास की, एजुकेशन की, क्योंकि ये एक रोल मॉडल शहर है जहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ लोग घूमने आते हैं। यहाँ का संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की पहचान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस शहर के नेताओं के बाद अब उन जनता के पास जाएंगे जिन्होंने वोट करना है, उनसे ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह का प्यार अभी तक आपका हमें मिलते आया है, आगे भी मिलता रहेगा। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।